चैनल में आपका स्वागत है। आज जूरिस्प्रूडेंस की सीरीज में एनालिटिकल स्कूल ऑफ लॉ में हमारा टॉपिक है हेंस केल्सन और उनकी प्योर थ्योरी ऑफ लॉ। आइए शुरू करते हैं। प्योर थ्योरी ऑफ लॉ। तो इस प्योर थ्योरी ऑफ लॉ को हेंस केल्सन ने दिया है, जैसे आपको मालूम है, और इस बड़े क्वेश्चन को हम इतने 7 टॉपिक में कवर करने वाले हैं कंप्लीट कवरेज के लिए। सबसे पहले हम देखते हैं बैकग्राउंड ऑफ हेंस केल्सन। तो इसको आप एक कहानी की तरह से समझ लीजिए। हमने कुछ फैक्ट में इसको लिखा है। तो जैसे जीवनी हम बचपन में याद करते थे, तो इनका जन्म 1881 ऑस्ट्रिया में हुआ था। ये ऑस्ट्रिया से बिलोंग करते हैं, लेकिन इनकी जो डेथ हुई वो कैलिफोर्निया यूएस में हुई 1973 में। तो बड़ी बड़ी इंटरेस्टिंग जर्नी है इनकी लाइफ की। तो क्विकली कुछ बुलेट पॉइंट में देखते हैं। ये ऑस्ट्रिया के बहुत ही फेमस यूरिस्ट हैं, लीगल फिलोसफर हैं और पॉलिटिकल फिलोसफर भी हैं। और इन्होंने उस समय 1920 में ऑस्ट्रिया का जो संविधान था उसको इन्होंने ही लिखा था। जैसे इंडिया के संविधान को भीमराव अंबेडकर जी ने लिखा है, उसी तरह से ऑस्ट्रेलिया के संविधान को इन्होंने लिखवाया था। लेकिन क्या हुआ 1929 में, वहाँ पे क्या है, डिक्टेटरशिप हो गई, गवर्नमेंट टॉपल हो गई ऑस्ट्रिया में, और इनके संविधान को भी बदल दिया गया। तो इनको क्या है, मजबूरी में जर्मनी में 1930 में जाना पड़ा। 1930 में जनवरी में जर्मनी में चले गए, लेकिन इनको वहाँ से भी भागना पड़ा। जर्मनी से भी रीजन था क्योंकि उस समय हिटलर की पावर थी, और जैसे ही हिटलर की पावर आई तो उसका ज्यूस से झगड़ा था। तो इनकी जो मदर थी ना, एक्चुअली वो ज्यूइश थी। तो इस वजह से इन पे प्रेशर बना और इनको वहाँ से भी जाना पड़ा। तो उसके बाद फिर ये क्या हो गया, यूएस स्टेट चले गए, अमेरिका चले गए, और वो लाइफ लॉन्ग वहाँ पे अमेरिका में ही रहे। तो ये कितने फेमस और कितने इम्पोर्टेंट जूरिस्ट हैं। रोस्को पाउंड ने इनके बारे में ये लिखा है कि हेंस केल्सन अपने टाइम के बहुत ही लीडिंग जूरिस्ट हैं, इसमें कोई भी डाउट वाली बात नहीं है। तो हमने जान लिया इनके बैकग्राउंड के बारे में। आपको जो भी फैक्ट याद रहेंगे आप एग्जाम में अपने हिसाब से लिख सकते हो। अब आगे देखते हैं इनका इम्पोर्टेंट जूरिस्ट वर्क, प्योर थ्योरी ऑफ लॉ, शुद्ध कानून का सिद्धांत। तो जैसा नाम से आपको पता चलता है कि इन्होंने प्योर थ्योरी ऑफ लॉ दी। अब हम समझेंगे कि इनकी थ्योरी बेसिकली क्या है। तो इन्होंने ये बोला कि जिस तरह से दूसरी साइंस को, जैसे फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, उसको प्योर फिजिक्स के रूप में स्टडी किया जाता है, केमिस्ट्री के रूप में स्टडी किया जाता है, ऐसा नहीं कि सबको मिक्स करके किया जाता है। तो उसी तरह से कानून को भी हमको प्योर स्टडी करना है, उसको एथिक्स से, पॉलिटिक्स से, सोशियोलॉजी से, मोरलिटी से और दूसरे नेचुरल रीजन से मिक्स करके पढ़ने का कोई फायदा नहीं है। तो ये पहली बार किसी ने लॉ को साइंटिफिक फॉर्म दी और उसको प्योर स्टडी के रूप में स्टडी करने के लिए रिकमेंड किया इस कंसेप्ट के थ्रू। और इन्होंने ये बताया कि जैसे फिजिक्स एक नॉर्मल साइंस होती है, लेकिन लीगल थ्योरी या लॉ की जो स्टडी है वो नॉर्मल साइंस के जैसे नहीं होती, वो नॉर्मेटिव साइंस के जैसे होती है। अब नॉर्मेटिव साइंस क्या होती है, इसको हम अभी स्लोली समझेंगे अगले कंसेप्ट में। आप थोड़ा होल्ड करिए इसको। तो इन्होंने दो चीजें दी, एक इन्होंने स्टर्न का कंसेप्ट दिया और एक सोलन का कंसेप्ट दिया। तो स्टर्न बेसिकली इसका लैटिन वर्ड है और उसका मतलब होता है इज, मतलब जैसा है, और सोलन का मतलब है ओट, मतलब जैसा होना चाहिए। अब आप सोच रहे होंगे इन दोनों में भी डिफरेंस समझ में नहीं आया, तो इसको और अच्छे से अभी हम क्लियर करते हैं। जैसे नॉर्मल साइंस होती है, फिजिक्स होती है, तो एप्पल को देख के आपको क्या याद आया, आपको एप्पल को देख करके गुरुत्वाकर्षण का नियम याद आया और न्यूटन याद आया। तो यहाँ पे हम फिजिक्स की बात करेंगे। फिजिक्स ये बोलती है कि जब किसी एप्पल को ऊपर फेंका जाता है या एप्पल पेड़ से टूट के नीचे गिर गिर टूटता है, तो वो कहाँ आता है, नीचे गिरता है। तो ये हो गया इज, मतलब एक यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट है, द एप्पल विल फॉल टू द ग्राउंड, एप्पल जमीन पर ही गिरेगा
जब या तो ऊपर फेंका जाएगा या ऊपर से टूटेगा ट्री से। तो ये इज हो गया। तो मतलब इज का मतलब ये है कि एक रूल, यूनिवर्सल रूल जो सब जगह लागू होता है, उसको इन्होंने स्टर्न बोला और इज बोला। लेकिन नॉर्मेटिव साइंस में इज फॉलो नहीं होता है। इन्होंने बोला लीगल थ्योरी में या नॉर्मेटिव साइंस में सोलन फॉलो होता है, ओट फॉलो होता है। मतलब जिस तरह से एप्पल पेड़ से टूटता है और नीचे गिरता है, इसी तरह से लीगल थ्योरी में अगर कोई क्राइम करता है तो क्राइम करता है तो उसको क्या पनिशमेंट मिलना चाहिए। क्योंकि अभी एप्पल तो ग्रेविटी के रूल से नीचे गिरेगा, बट कोई साइंस हमको ये नहीं बताती कि अगर कोई किसी का मर्डर करता है तो उसको भी फांसी देनी चाहिए। तो ये जो नॉर्मेटिव साइंस है, इसको हम अगर प्योर स्टडी करें तो इसके हम नॉर्म्स या इसके रूल हम डिसाइड कर सकते हैं सोलन के थ्रू। मतलब अगर कोई किसी का मर्डर करेगा तो उसको फांसी होनी चाहिए। और जैसे ही आपने इस चाहिए को फिक्स कर दिया तो ये बन गई नॉर्मेटिव साइंस। अब कहीं पे भी अगर कोई मर्डर करेगा तो लीगल थ्योरी में साइंस के तरह से ये बताया जाएगा कि उसको फांसी दी जानी चाहिए। तो अब आप यहाँ पे डिफरेंस आपको समझ में आया होगा। नॉर्मल साइंस को इज और स्टर्न के कंसेप्ट में हम यूनिवर्सली लेते हैं, और लॉ को भी अगर हमको यूनिवर्सल कंसेप्ट में लेना है तो हमें एक नॉर्मेटिव साइंस इस्टेब्लिश करनी होगी, जिसमें हर एक टाइप के ऑफेंस के क्या उसमें ऑफेंस हुआ है और उसके लिए क्या पनिशमेंट होना चाहिए, ओट के रूल से उसमें हम रूल बनाएंगे। इस तरह से इन्होंने प्योर थ्योरी ऑफ लॉ के कंसेप्ट को बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से देने का प्रयास किया। अब आप ओट से कंफ्यूज हो सकते हैं कि ओट तो मोरल भी होता है और लीगल भी होता है। ओके, जनरली ओट वर्ड या चाहिए वर्ड मोरलिटी में ज़्यादा यूज होता है। तो इन्होंने यहाँ भी ये डिफरेंस बिल्कुल क्लियर किया कि लीगल ओट और मोरल ओट दोनों डिफरेंस होते हैं, डिफरेंट होते हैं। कैसे डिफरेंट होते हैं इसको हम एक एग्जांपल से समझेंगे। देखिए, लीगल ओट तो हमने समझ लिया था कि कोई अगर मर्डर करेगा तो उसको फांसी होनी चाहिए, ये हुआ लीगल ओट। अब मोरल ओट क्या होते हैं? मोरल ओट हमको मालूम है। इस एग्जाम्पल में देखिए, अगर कोई बच्चा डूब रहा है पानी में मान लिया, और आपको तैरना आता है, ओके, तो तैरना आता है तो आपके पास में दो ऑप्शन है। आप रुक करके और उस बच्चे को निकाल सकते हैं और उस बच्चे की जान बचा सकते हैं। ये हो गया मोरल ओट। हालांकि कानून आपको ये नहीं बोल रहा कि आपको कोई डूबता दिख रहा है और आपको तैरना आता है तो आपको बचाना ही होगा, और आपने नहीं बचाया तो आपको सजा मिलेगी। तो इस तरह से मोरल वोट और लीगल वोट इन्होंने डिफरेंस किए कि मोरल वोट अलग हो सकते हैं, लेकिन जब तक मोरल वोट को आप लीगल वोट में कन्वर्ट नहीं कर सकते वो लॉ नहीं बन सकते, और वो नॉर्मेटिव साइंस का पार्ट नहीं हो सकते। और जैसा एनालिटिकल स्कूल के ऑस्टिन साहब ने बताया था, इन्होंने भी वही बात बोली है, चूंकि ये उसी स्कूल के हैं, कि लॉ को एज इट इज स्टडी करना है, ना कि ओ टू बी की कैसा होना चाहिए। जैसे नेचुरल लॉ वालों ने और दूसरे स्कूल वालों ने ओ टू बी फोकस किया है कि लॉ कैसा होना चाहिए। और इसके अलावा इन्होंने ये भी बोला कि लॉ को जस्टिस से सेपरेट करके देखना चाहिए। सेपरेट करके देखने का मतलब क्या है कि लॉ कई बार ऐसे भी हो सकते हैं जो अनजस्टफुल लगते हैं, जैसे टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। ओके, टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी नेचुरल लॉ के हिसाब से किसी की भी गर्भपात करवाना नेचुरल लॉ के खिलाफ है। तो इसलिए इन्होंने यहाँ पे क्लियर किया नॉर्मेटिव साइंस की थ्योरी में कि लॉ को जस्टिस से सेपरेट करना है, क्योंकि जस्टिस जब दिया जाता है सिचुएशन को देख के, और लॉ बनाया जाता है लीगल ओट के हिसाब से। इसके अलावा विश्लेषणात्मक थ्योरी के हिसाब से इन्होंने बोला कि लीगल थ्योरी तभी वैलिड है जब उसके पीछे सैंक्शन हो। अगर सैंक्शन नहीं होगी तो लीगल थ्योरी वैलिड नहीं है। पनिशमेंट और पेनल्टी तो होनी चाहिए। इसीलिए इनको एनालिटिकल स्कूल ऑफ लॉ या पॉजिटिव स्कूल ऑफ लॉ में रखा गया है, इनकी थ्योरी को। और बट इन्होंने ये चीज़ और क्लैरिफाई की कि सैंक्शंस को अप्लाई करने के लिए आपको प्रोसीजर फॉलो करना चाहिए। ऐसा नहीं कोई भी कहीं भी सैंक्शन दे दे। फॉर एग्जांपल, अगर रोड पे वायलेंस हो रहा है तो आप अपने हाथ में कानून लेकर के उसको पनिशमेंट नहीं दे सकते। तो सिंपल जैसे तरीका कानून में अपनाया जाता है कि उसको ट्रायल होना चाहिए, और अगर उसका
सजा उसकी प्रूव हो गई है, उसका अपराध प्रूव हो गया है, तो ही उसको सजा दी जानी चाहिए। और सजा जो है वो डेजिग्नेटेड पर्सन देने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर फांसी है तो वो जल्लाद देना चाहिए, कोई भी किसी को हत्या के बदले में मारना नहीं चाहिए। तो ये इन्होंने बहुत ही स्पेसिफिक तरीके से और सिस्टमेटिक तरीके से बताया। और चूंकि लीगल थ्योरी अब नॉर्मेटिव साइंस पे बेस है, नॉर्मेटिव साइंस पे मतलब आपने यूनिफॉर्मली बता दिया कि अगर कोई हत्या करेगा तो उसको फांसी होगी, तो इस तरह से इन्होंने ये बोला कि लीगल थ्योरी अब इंटरनेशनल मानी जाएगी, उसको टाइम और टेरिटोरी से बांध के देखना नहीं चाहिए। जिस तरह से फिजिक्स और केमिस्ट्री यूनिवर्सल लॉ हैं और वो टाइम एंड टेरिटोरी के बियॉन्ड है, इस तरह से लीगल थ्योरी भी टाइम और टेरिटोरी की लिमिट से बाहर होनी चाहिए, बियॉन्ड होनी चाहिए। अच्छा, इन्होंने एक बहुत बढ़िया चीज दी है, कंसेप्ट ऑफ ग्रैंड नॉर्म। ग्रैंड नॉर्म क्या होता है इसके बारे में हम समझेंगे। इन्होंने बोला कि किसी भी कानून में सबसे टॉप पे ग्रैंड नॉर्म होता है, और ग्रैंड नॉर्म के बाद ही नीचे के कानून होते हैं, और नीचे के कानून ग्रैंड नॉर्म से ही गाइडेंस या शक्ति प्राप्त करते हैं। तो इसको थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं। हियरार्की ऑफ ग्रैंड नॉर्म किस तरह से होती है इनके थ्योरी के हिसाब से। इस ट्राइंगल को अगर हम ऊपर वाले हिस्से को अलग कर दें, तो ऊपर वाले हिस्से को इन्होंने ग्रैंड नॉर्म बताया कि अगर ये कानून का ट्राइंगल है तो सबसे पहले वाला जो कोनिकल पार्ट है वो ग्रैंड नॉर्म होगा। और ग्रैंड नॉर्म जनरली उस देश के संविधान या कॉन्स्टिट्यूशन होते हैं। तो हमारे देश के भारत के केस में अगर हम देखें तो भारतीय संविधान ग्रैंड नॉर्म माना जाएगा। और इसके बाद इन्होंने इसको दूसरा हियरार्की में बताया कि दूसरी हियरार्की में जो जनरल नॉर्म्स आते हैं, ऊपर ग्रैंड नॉर्म आते हैं, नीचे जनरल नॉर्म आते हैं। और जनरल नॉर्म की कैटेगरी में बेसिकली लेजिस्लेटिव लॉ आते हैं। जो लेजिस्लेचर जो कानून बनाती है, पार्लियामेंट जो कानून बनाती है, वो लेजिस्लेटिव लॉ की कैटेगरी में आते हैं। और ये शक्ति प्राप्त करते हैं ग्रैंड नॉर्म या कॉन्स्टिट्यूशन से, और उसी के गाइडेंस और दायरे में जनरल नॉर्म बनाए जाते हैं। और नीचे इन्होंने लास्ट में बताया कंक्रीट नॉर्म। कंक्रीट नॉर्म को इन्होंने बताया कि ये वो लॉ हैं जो सबॉर्डिनेट या डेलीगेटेड लॉ होते हैं, जो पार्लियामेंट जनरली एग्जीक्यूटिव्स को और नीचे वाली अथॉरिटियों को लागू कर देती है, जैसे कि एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ है और बाई लॉ है और म्यूनिसिपल लॉ वगैरह हैं। उन सबको इन्होंने कंक्रीट नॉर्म में रखा। तो ये था कंसेप्ट ग्रैंड नॉर्म्स का और हियरार्की ऑफ नॉर्म्स का। अब एक क्वेश्चन यहाँ पे आया था बाद में कि क्या ग्रैंड नॉर्म को चेंज किया जा सकता है। तो ये काफ़ी पहले ये डिबेट हुआ था। तो इसमें एक पाकिस्तान का एक केस लॉ भी है, स्टेट वर्सेस डोस्को पाक, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उस समय जब मिलिट्री की गवर्नमेंट ने उनके संविधान को पाकिस्तान के पूरा का पूरा चेंज कर दिया था, तो उन्होंने बोला कि ग्रैंड नॉर्म को या संविधान को भी चेंज किया जा सकता है। हालांकि गिलानी वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब पाकिस्तान के केस में हाई कोर्ट ने मना कर दिया था, जिसको सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने स्टेट वर्सेस डोस्को पाक के केस में इसको ओवररूल करके बोल दिया कि ग्रैंड नॉर्म में चेंज किए जा सकते हैं। इंडिया में कंडीशन बहुत ही क्लियर है। इंडिया में आपको मालूम होगा, लास्ट का केस है केशवानंद भारती बनाम स्टेट ऑफ केरला का, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि पार्लियामेंट संविधान को चेंज तो कर सकती है, लेकिन उसकी बेसिक स्ट्रक्चर को या मूलभूत ढांचे को चेंज नहीं कर सकती। इसके बाद हम आगे चलते हैं कि प्योर थ्योरी का महत्व क्या है और सिग्निफिकेंस क्या है। तो अभी इन्होंने सबसे पहले बार सिस्टमेटिक हियरार्की ऑफ लॉ दिया, जैसे आपने ऊपर देखा कि ऊपर ग्रैंड नॉर्म होता है, नीचे बीच में होता है जनरल नॉर्म और फिर होता है कंक्रीट नॉर्म। इसके बाद इन्होंने लॉ को दूसरे एस्पेक्ट से सेपरेट करके प्योर फॉर्म में स्टडी करने का पहली बार कंसेप्ट दिया कि लॉ को एज ए साइंस के रूप में स्टडी करना चाहिए और उसको सोशियोलॉजी, पॉलिटिक्स और इन सब से अलग रखना चाहिए। और लीगल साइंस में और साइंस ऑफ लॉ को इन्होंने बहुत ही सिस्टमेटिक किया और उसमें क्लैरिटी लाई कि लॉ को भी साइंस की तरह से स्टडी किया जा सकता है। और चूंकि इन्होंने नॉर्मेटिव साइंस का कंसेप्ट दिया जो टाइम और बाउंड्री से परे है, तो इन्होंने इंटरनेशनल लॉ को भी मान्यता दी, जो एनालिटिकल स्कूल की पहले थ्योरी में, ऑस्टिन की थ्योरी में नहीं मानी गई थी। और इन्होंने कस्टम को भी माना कि कस्टम भी लॉ होते हैं।
तो एक तरह से आप देखेंगे तो इनकी जो थ्योरी है ना वो ऑस्टिन की थ्योरी का एक तरह से इम्प्रूवमेंट है। और इन्होंने लीगल पर्सनैलिटी को भी स्ट्रेंथन किया। जैसे कानून में सिर्फ ह्यूमन को ही लीगल पर्सन नहीं माना जाता है आजकल, आप मूर्ति को और कंपनी वगैरह को भी लीगल पर्सन माना जाता है। तो ये थ्योरी को इन्होंने और स्ट्रेंथन किया। और प्राइवेट और पर्सनल लॉ में इन्होंने कोई डिफरेंस नहीं किया। और चूंकि आस्टीन ने प्राइवेट लॉ को कुछ बिल्कुल वैल्यू नहीं दी थी, लेकिन इन्होंने प्राइवेट लॉ और पब्लिक लॉ को दोनों को सेम इंपॉर्टेंस दिया। और इन्होंने एक और बढ़िया काम किया, लॉ और स्टेट के बीच का कंफ्यूजन निकाल दिया। क्योंकि सॉवरेन लॉ बनाते थे ऑस्टिन की थ्योरी में इसके पहले, लेकिन इन्होंने बोला कि लॉ को नॉर्मेटिव साइंस बनाओ और स्टेट का काम है सिर्फ उसको इम्प्लीमेंट करना। तो इन्होंने लॉ और स्टेट को एक ही सिक्के के दो पहलू बता करके इनके बीच के कंफ्यूजन को रिजोल्व किया। और इन्होंने जुडिशियल रिव्यू का कंसेप्ट दिया। जुडिशियल रिव्यू का कंसेप्ट मतलब अगर किसी को पनिशमेंट देना है तो वो फेयर होना चाहिए और ट्रायल प्रॉपर होनी चाहिए। अगर उसमें कोई अगर भेदभाव होता है तो जुडिशियल रिव्यू की इन्होंने कंसेप्ट को डेवलप किया। तो ये था इसका महत्व प्योर थ्योरी का। और इनकी भी क्रिटिसिज्म हुई है, आलोचना हुई है थ्योरी की। 3-4 पॉइंट है इसके, देख लेते हैं। इन्होंने ये नहीं बताया कि ग्रैंड रोम कहाँ से आया है और ग्रैंड रोम को कहाँ से ताकत मिलती है और उसका आधार क्या है। जैसे संविधान है, संविधान के ऊपर तो कुछ है नहीं, तो उसको कहाँ से पावर मिलती है, ये चीज़ इन्होंने क्लियर नहीं की। और कुछ जूरिस्ट ने तो इन्होंने ये बोला कि कैल्सन ना अपने एक मायावी और अपनी एक कल्पनाशील दुनिया में विचरण करता रहा, उसका हकीकत की दुनिया से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि प्योर थ्योरी जैसा कंसेप्ट कोई लॉ में प्रैक्टिकली पॉसिबल हो नहीं सकता है। और फ्राइडमैन एक जूरिस्ट हुए हैं, इन्होंने बोला कि ये जो थ्योरी है ना सिर्फ थ्योरी ही रही, पेपर में रही, और करंट वर्ल्ड की जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है उनको ये सोल्व नहीं कर पाई, क्योंकि मोरलिटी को और एथिक्स को लॉ से प्रैक्टिकली सेपरेट करना बहुत मुश्किल होता है। और इन्होंने सोशल चेंज की जो पावर है ना उसको इन्होंने इम्पोर्टेंस नहीं दिया। इन्होंने सिर्फ नॉर्मेटिव साइंस बनाने पे फोकस किया। फॉर एग्जांपल जैसे अभी देखो ट्रिपल तलाक का कानून आ गया, लेकिन इसके पहले नहीं था। तो जो सोशल चेंज हो रहे हैं, सोसाइटी में प्रेशर है, उसकी वजह से जो कानून बनते हैं उसको इन्होंने कोई कंसिडरेशन नहीं दिया। इंडियन कॉन्टेस्ट में इसका क्या रिलेवेंस है, ये क्वेश्चंस, ये पॉइंट हमेशा आप ध्यान रखिए जब भी कोई स्कूल याद कर रहे हैं। ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कि इंडियन कॉन्टेस्ट में उसका क्या रिलेवेंस है। तो अभी इंडिया में क्या होता है, कानून सबके ऊपर होता है। इंडिया में कोई राजा नहीं होता, संविधान सबके ऊपर है और सबको कानून फॉलो करना होता है। तो यहाँ पे प्योर थियोरी में ये चीज़ थोड़ी सी रिलेटेड होती है। और हम इंडिया में ग्रैंड नॉर्म का कंसेप्ट फॉलो करते हैं, हमारा संविधान है। तो इन दो चीज़ों पे ये थ्योरी इंडियन कॉन्टेस्ट में रिलेवेंट होती है। लेकिन इंडियन कॉन्टेस्ट में चूंकि हमारे संविधान में वेलफेयर स्टेट का कंसेप्ट है, नीति निर्देशक तत्व लागू किए गए हैं, तो उस एंगल से वेलफेयर स्टेट होने की वजह से इस थ्योरी का कोई रिलेवेंस नहीं रहता है, क्योंकि ये एनालिटिकल स्कूल की थ्योरी है और ये संक्शन या शास्त्री पे बेस्ड है। तो उस एंगल से इसका कंटेस्ट काफ़ी कम हो जाता है। तो अभी कंक्लूजन में आप ये लिख सकते हैं कि ये एक तरह से देखो तो जो आस्टीन की पुरानी थ्योरी थी, इंपरेटिव थ्योरी थी, उसको इन्होंने इम्प्रूव किया है और उसकी जो प्रॉब्लम है उसको सोल्व करने का ट्राई किया है। और पहली बार किसी ने लॉ को वैज्ञानिक पद्धति से स्टडी करने का कंसेप्ट दिया है। तो मुझे उम्मीद है इन टॉपिक में आपका प्योर थ्योरी ऑफ लॉ का कंसेप्ट सब क्लियर हो गया होगा। अगर आपके कोई डाउट है तो आप कमेंट्स में लिखिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग टिल एंड।